नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शहर को शांति चाहिए और इसके लिए पुलिस होती है, लेकिन जब पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करती तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं, अपराधियों को बाहर आ जाती है और पुलिस बेकार लगने लगती है। पटना में शायद ऐसा ही कुछ देखने को अब मिल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां कुर्जी इलाके में खूनी खेल खेला गया। एक शख्स को तलवार से काटा गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को तलवार से काटा गया है। घटना से दीघा इलाके में सनसनी मच गई है। हालांकि इस घटना के पीछे वजह क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक शख्स को सरेरा तलवार से काट दिया जाता है। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए ये पीड़ित निकला हुआ था। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस घटना के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है विभा, और ये ऐसी वारदात है जो दो आरोपी हैं जिन्होंने तलवार से हमला किया, ये स्नैचर बताए जा रहे हैं। और इनके बारे में जो स्थानीय लोग उन्होंने जानकारी दी है, हमेशा नशे में धूत रहते हैं, तलवार भाग रहे थे और इसी दौरान ये शख्स वहां से जा रहे थे और उन पर अचानक से तलवार भागते भागते गए और उन पर अटैक कर दिया। 75 साल के ये बुजुर्ग हैं, जो जानकारी मिली है, जो स्थानीय लोग उनकी जानकारी दी है न्यूज 18 को, और उनकी मौत हो गई मौके पर ही। हालांकि उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया था, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन था, उनकी मौत हो गई। फिलहाल डेड बॉडी को पीएमसीएच में रखा गया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजधानी पटना में सरेआम कल रात में ही इसी दीघा थाना क्षेत्र के पाटी पुल के पास फायरिंग हुई थी, और आज इसी दीघा थाना क्षेत्र में जो कुर्जी इलाका है वहां पर एक शख्स की तलवार से काटकर हत्या कर दी जाती है, तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो पेट्रोलिंग और गश्ती की व्यवस्था है वो कैसी होती है? जो लोग हैं वो हिचकते नहीं है इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में। उन्हें पुलिस और सरेरा अगर स्मैकर्स तलवार लेकर घूम रहे हो और अपनी इच्छा से किसी के ऊपर वो हमला कर दें, किसी को दिन दहाड़े काट दें, तो सवाल पुलिस से ही पूछे जाएंगे, प्रशासन से ही पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। पटना के दीघा इलाके में अपराधियों ने सोमवार की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। अपराधियों ने इस दौरान 2 लोगों को गोली मारी है, जिसमें एक शख्स की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दरअसल अपराधी परमेश्वर नामक एक शख्स की हत्या करने की नीयत से पहुंचे थे। परमेश्वर जब दुकान पर किसी से बात कर रहा था, इसी दौरान अपराधी यहां पहुंचते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। दुकान पर बात कर रहा परमेश्वर राय तो भाग निकलता है, लेकिन इसी फायरिंग की आवाज को सुनकर बाहर निकले अशोक राय को गोली लग जाती है। वहीं एक अन्य शख्स को भी गोली लगी है, जिसे इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में इन घायलों को पीएमसीएच पहुंचाया जाता है, और जिस शख्स को टारगेट कर फायरिंग की गई थी वो भी हत्या का आरोपी है। इसके पिता की 2019 में हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस भी दोनों आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को जोड़कर इस घटना को देख रही है। वहीं फायरिंग की घटना की सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में पुलिस अब इलाके में गश्ती करती हुई घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे की है जिसमें वारदात की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। अपराधी नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में कट्टा नजर आ रहा है, और इन लोगों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। और देखिए कैसे आवाजाही सड़क पर हो रही है उस दौरान जब फायरिंग की जा रही थी। दुकान से भी कर रहे हैं, गोली चलाना स्टार्ट किया। सन्नी नरगोड़ा के पोता अभिषेक और सुलंदरा के भतीजा विवेक, विकास कुमार हारिस के मेरे सोनाई के आरोप देता है। तो अपराधी कैसे मस्त हैं और पुलिस पस्त नजर आती है, उसकी ये घटनाएं बानगी मात्र हैं। पिछले 1 सप्ताह में अकेले राजधानी पटना की बात करें तो अपराध की 6 बड़ी वारदातें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस अब तक गुनहगारों को पकड़ नहीं पाई है। देखिए पिछले 1 सप्ताह के वो आंकड़े जो डराने के लिए काफी हैं और सतर्क करने के लिए भी काफी हैं। 22 अगस्त 2022 पटना के दीघा में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दिया। राजधानी पटना में अपराधी देखिए मस्त होकर घूम रहे हैं और पुलिस यहां सीधे पस्त नजर आती है। 22 अगस्त 2022 को बेहटा में गुमशुदा युवक शुभम किशोर की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। 21 अगस्त 2022
पटना के गौरीचक में लापता युवक सन्नी की हत्या कर दी गई। इस पर पटना में भारी बवाल भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के कारकेड पर हमला कर दिया, लेकिन इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक और आज तक खाली हैं। 16 अगस्त 2022 की तारीख, और तारीख सिर्फ बदल रही है, जगह बदल रहे हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। दानापुर में क्लिनिक से लौट रहे एक डॉक्टर मोहम्मद अनवर की अपराधियों ने सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। डॉक्टर का नाम मोहम्मद अनवर बताया जा रहा है। 17 अगस्त 2022 पटना के दानापुर में कथित तौर पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के सिर में गोली मार दी। आरोपी सुबोध नालंदा का रहने वाला है। इस घटना के भी एक सप्ताह से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन अपराधी सुबोध अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी की मां से पटना में घंटों पूछताछ जरूर की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। 17 अगस्त 2022 को पटना के पौष इलाके में कंकड़बाग की अगर हम बात करें तो लूटपाट के दौरान बबलू कुमार नामक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस मामले में भी पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। और इसीलिए यह सवाल उठता है कि राजधानी पटना में अगर ये हाल है तो सुदूरवर्ती इलाकों में पुलिस कितनी चुस्त होगी, अंदाजा लगाना आसान है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बाढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुखिया के देवर को गोली मार दी गई है। अपराधियों ने 6 गोलियां दागी हैं, जिसमें मुखिया के देवर की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। सोमवार रात की यह घटना है, और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सामेगढ़ पावर ग्रिड के पास इस शख्स को गोली मारी गई। अजगरा बकामा के मुखिया के देवर की गोली मारकर हत्या की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के 13 जिलों में आतंकी गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं। बिहार में आतंकियों का स्लीपर सेल इस वक्त एक्टिव है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवादियों के स्लीपर सेल का विरोध जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कहे। मैं अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोले? आप कहें कि असहज हो रहा हूं, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का स्लीपर सेल का विरोध करता रहूंगा। हर धर्म के मानने वालों के अपने अपने धार्मिक स्थल होते हैं। किसी खास धर्म के लिए उस धर्म स्थल का विशेष महत्व होता है। उस धर्म स्थल में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है, यानी जाने की मनाही है। उसी तरह गुजरात के सोमनाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और गया के विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और जब कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो इस पर बवाल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ गया के विष्णुपद मंदिर में, जहां बिहार सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर धार्मिक और सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले एक तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे अब इसे लेकर लोगों की तरफ से नाराजगी सामने आ रही है। ये गया के विष्णुपद मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। वो विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां तक आपको सब कुछ सामान्य नजर आएगा, नियम के अनुकूल नजर आएगा, लेकिन अब
जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये वो इस तस्वीर का अहम हिस्सा है जिस पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस तस्वीर में सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी नजर आ रहे हैं। हालांकि मोहम्मद इजराइल मंसूरी दोनों हाथ जोड़कर यहां पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन गैर हिंदू होने के बावजूद उनके मंदिर में और गर्भगृह में प्रवेश पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। मंदिर कमेटी ने मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश को गलत करार दिया और कहा कि अगर उसे ये पता होता तो मंत्री जी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब आगे क्या करना है इस पर मंदिर कमेटी विचार करेगी। हालांकि मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने इस पर अपना बचाव नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि विष्णुपद मंदिर का दर्शन उनके लिए सौभाग्य की बात है। और हम क्यों कह रहे हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश गैर हिंदुओं का वर्जित है, एक तस्वीर के जरिए आप भी इसे गौर से देखिए। मंदिर के बाहर लगे इस बोर्ड को देखकर आपको भी समझ आएगा कि यहाँ अहिंदू प्रवेश निषेध लिखा गया है, यानी कि जो हिंदू नहीं है उनके प्रवेश पर मनाही है। हिंदुओं का प्रवेश गैर जो हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, यानी मंदिर में कोई भी ऐसा शख्स जो हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मंत्री जी मंदिर में प्रवेश कैसे कर गए और क्यों कर गए। सवाल यह भी कि सीएम उन्हें अपने साथ मंदिर के गर्भगृह में लेकर क्यों गए। ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ हमारी क्या विशेष पूजा उजा महामृत्युंजय ऐसा कुछ आप लोग हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। प्रवेश किए इसकी जानकारी हम लोगों को तो नहीं था, चेहरा से हम नहीं पहचान रहे थे उनको, लेकिन जो लोग उनको लेकर के प्रवेश करवाए उनको ऐसा नहीं चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब हो या और भी जो भी विधायक या मंत्री थे जो पहचान रहे थे उनको, हमारे लोकल बगल के जो है चंदन सिंह थे और चंदन सिंह के साथ ही वो थे, उन्होंने भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। इसके लिए हमको बहुत जो है क्षोभ है। तो मंत्री इजराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब मामला तूल पकड़ चुका है। अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर अपना बयान सामने रखना शुरू कर दिया। हालांकि विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी के द्वारा पवित्र फल्गु नदी के पानी से इसे धोया गया और शुद्धिकरण किया गया है, जिसके बाद भगवान विष्णु का भोग और पूजा अर्चना की जा रही है। मंत्री के विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हालांकि विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह को पवित्र फल्गु नदी के जल से धोया गया है और शुद्धिकरण किया गया है। हालांकि इस मामले में भाजपा जो नेता जो हैं अब इसको जो मंसूरी जी को बर्खास्त करने की मांग किया गया है और उससे माफ़ी मांगने की भी मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले में विष्णुपद मंदिर प्रबंध करने के जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यह जानबूझकर किया गया है, लेकिन उन्हें जो बातें कह रहे हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ हम मंदिर में प्रवेश किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें क्षमा मांगना चाहिए और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस तरह का मामला तूल पकड़ने के बाद जो है अब विभिन्न राजनीतिक गलियारों से हलचल मच गई है। वहीं जब इस मामले में SC/ST मंत्री संतोष सुमन से जब बात की गई तो उन्होंने यह बात को लेकर के चुप्पी साध लिया है। तो बता दें कि कल पितृपक्ष मेला की तैयारी का जायजा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपद आए थे और उसी क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर में भी चले गए थे। एलनली न्यूज़ 18 गया। और आइए अब जानते हैं कि मंदिर प्रवेश के आखिर नियम क्या हैं, जिन नियमों का उल्लंघन इस बार किया गया। मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यानी कि जो गैर हिंदू हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मंदिर में कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता है। ये नियम 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर की स्थापना इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी।
ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक स्थान, और इस स्थान पर नियम का उल्लंघन, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश का वर्जित रखा गया, उसे तोड़ दिया गया है। और अब इसके लिए क्या किया जाएगा, ये भी सवालों के दायरे में है। अब जरा जानिए कि मंदिर में मंत्री के प्रवेश पर बवाल आखिर क्यों खड़ा हो गया है। मंदिर में चूंकि गैर हिंदू के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हुआ है, इसे लेकर नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं। मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश से आस्था को ठेस पहुंची है, हिंदू इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश हिंदू आस्था के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने गैर हिंदू के प्रवेश को पूर्णतः गलत बताया है और इसीलिए अब इस पर खुलकर राजनीति भी शुरू हो गई है। और अब क्या किया जाएगा, जिस पर लोग चिंतन और मंथन कर रहे हैं। मंदिर कमेटी आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। हिंदू संगठन मंत्री जी से माफी की मांग कर सकते हैं। हिंदू संगठन इस मामले में प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरे मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है और इसे लेकर अब चर्चा इसी बात पर जोर शोर से की जा रही है। मंदिर में गैर हिंदू मंत्री के प्रवेश पर बीजेपी ने सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इस मुद्दे पर सियासत नहीं करने की सलाह दी है। जी, आप गया में अपने एक मंत्री इसराइल मंसूरी जी को जो लेकर के गए थे विष्णुपद मंदिर में, तो आप 17 सालों में आपको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को जाने के लिए पाबंदी है। आप कुर्सी बचाए रखने के लिए हिंदुओं के भावनाओं से कितना खिलवाड़ करेंगे। देखिए, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि मुसलमान मंदिर जाएं, हिंदू मस्जिद जाएं, सिख भी मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों पर जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं, मुसलमान भी गुरुद्वारे जाएं, हिंदू तो जाते ही जाते हैं। हम सारे लोग जब सभी धार्मिक स्थलों पर जाना शुरू करेंगे, तभी धर्म का असली मर्म समझेंगे, तभी सभी धर्मों की इज्जत करना सीखेंगे। बीजेपी बेवजह का इस मामले को तूल दे रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है। सब धर्म के लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बीजेपी तो यही चाह रही है कि भाई भाई में नफरत फैलाएं। और अब आ रही है ट्विटर पर हमारे पोल के रिजल्ट की। तो ट्विटर पर हमारा कल का सवाल था कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से पीएम पद के योग्य उम्मीदवार होंगे। इस पोल में कुल 2650 लोगों ने हिस्सा लिया। 43.8% लोगों ने सीएम नीतीश को योग्य उम्मीदवार बताया, तो वहीं 56.2% लोगों का यह मानना और कहना है कि नीतीश विपक्ष के योग्य उम्मीदवार नहीं हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।